मेरी जीप दरियाए तवी के किनारे पहुंच गई। मैंने इंजन को चलते रहने दिया और खुद नीचे उतर आया। सब मशीन गन जीप की अगली सीट पर पड़ी हुई थी। मैंने ब्रेक हटाकर गियर लगाया और जीप को छोड़ दिया। देखते देखते रात के अंधेरे में जीप दरिया में गिरकर गायब हो गई। देवी के बुत वाला पुल खाली था। मैंने भागकर पुल अबूर किया। दूसरे किनारे पर आकर कच्चे किनारे से हटकर दरख्तों में उतर गया और सूखी घास में से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मुझे छोटी पुलिया तक जाना था। अभी तक मुझे कोई इंसान रास्ते में नजर नहीं आया था। टीले की जानिब आसमान सुर्ख था। आग अभी भड़क रही थी। टीला अभी तक आग उगल रहा था। किसी वक्त किसी हल्के से धमाके की आवाज सुनाई दी जाती। मैं अंधेरे में गौर से देखता हुआ सूखी झाड़ियों में आगे बढ़ रहा था। इंद्रानी के कहने के मुताबिक मुझे एक जगह छोटी पुलिया नजर आ गई, जहां ऊपर दरिया की तरफ से ज़ेरे जमीन एक नाला निकल गया था, जिसके ऊपर आगे आकर एक पुलिया बना दी गई थी। ये नाला लगता था कि मुद्दतों से खुश्क पड़ा है, क्योंकि उसमें ऊंची ऊंची सूखी घास उगाई थी। मैंने पुलिया के नीचे झांक कर देखा, यहाँ घुप अंधेरा था। गौर से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से मुझे पुलिया की दीवार के साथ लगी हुई एक गठरी नजर आई। गठरी को बाहर निकाल कर खोला। उसमें मैल खोरे रंग का एक पुराना खद्दर का कुर्ता, एक पाजामा और खद्दर का साफा निकला। एक पुरानी चप्पल भी थी। मैंने अपने कपड़े उतार कर ये कपड़े पहन लिए। रिवॉल्वर को पाजामे के इजार बंद में उड़स लिया। बटवे में 100 के 3 नोट और 2 4 5 5 के नोट थे। ये मेरी मिल्कियत थी। बटवे को मैंने अपने उतरे हुए कपड़ों के साथ गठरी में बांधा। रुपए अपनी जेब में रखे। गठरी में पुराने कपड़ों के अलावा अपने बूट रख दिए। गठरी में कुछ पत्थर डालकर उसे बांधा और ऊपर दरिया के किनारे पर आ गया। किनारा दूर तक अंधेरे में वीरान था। मैंने गठरी दरिया में डाल दी। पत्थरों के बोझ की वजह से गठरी जल्द ही पानी में डूब गई। इस काम से फारिग होकर मैंने टीले की तरफ आसमान को देखा। आग अगरचे मध्यम पड़ चुकी थी, मगर आसमान पर सुर्खी बदस्तूर कायम थी। उधर से धुआं काफी मिकदार में बुलंद होने लगा था। फजा में बारूद की हल्की हल्की बू रच गई थी। अब दूर से फौजी गाड़ियों की आवाजें और साथ ही आग बुझाने वाली गाड़ियों की टन टन भी सुनाई देने लगी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और दरिया के किनारे से उतरकर जम्मू से होशियारपुर जालिंधर जाने वाली सड़क का रुख पकड़ लिया। हमारी साथी इंद्रानी ने मुझे बताया था कि इस मकाम से जुनूब मशरिक की तरफ चलते हुए जम्मू की हाईवे ज्यादा दूर नहीं थी। ये शॉर्टकट था। मैं थोड़ी ही दूर चला हूँगा कि मुझे एक ट्रक की आवाज सुनाई दी। ट्रक की रोशनी मुझे दरिया के किनारे उगे हुए ऊंचे ऊंचे सरकंडों से साफ नजर आने लगी। इसका मतलब था कि सड़क यहाँ से करीब थी। मैं वहीं रुक गया। ट्रक बड़ी तेजी से गुजर गया। उसके बाद दूसरा ट्रक और फिर तीसरा ट्रक गुजर गया। ये यकीनन फौजी ट्रक थे। फिर एक जीप बार बार हॉर्न देती हुई गुजर गई। ये भी फौजी जीप ही हो सकती थी। कुदरती बात थी कि थंडर बेस कमांड की तबाही के सिग्नल जम्मू छावनी और दूसरी फौजी चौकियों में पहुंच गए थे और इलाके में फौज चौकस हो गई थी। अब मेरा वहां से निकलना आसान नहीं था। जाहिर है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी हरकत में आ गई होगी और जम्मू जालिंधर सड़क पर तो खास तौर पर चेक पोस्टें कायम होगी। मेरी कमर के साथ जो रिवॉल्वर लगा था वो मुझे मरवा सकता था। मैं वहीं से तेज तेज कदमों से दरिया की तरफ चलने लगा। टीले की तरफ आसमान पर आग की सुर्खी अब गायब हो गई थी और उधर से फौजी गाड़ियों और मिलिट्री पुलिस की सीटियों की धीमी धीमी आवाजें बुलंद हो रही थी। दरिया पर पहुंचकर मैंने रिवॉल्वर निकाला और उसे जोर से उछाल दिया। रिवॉल्वर हल्की सी आवाज के साथ दरिया में डूब गया। ये मेरा सरकारी रिवॉल्वर था। दिल्ली जाकर मैं कुछ दिनों के बाद उसकी गुमशुदगी या चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा सकता था। मैं दरिया के किनारे से उतरकर सरकंडों में आ गया और बड़ी सड़क की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद सरकंडों के पीछे मुझे बड़ी सड़क दिखाई दी, जिस पर से एक फौजी ट्रक रोशनी डालता हुआ तेजी से गुजर गया। मैं इस उलझन में पड़ गया कि क्या मेरा सड़क पर जाना मुनासिब रहेगा। इलाके में हंगामी हालात पैदा हो गए थे। इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा अड्डा तबाह कर दिया गया था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एयरफोर्स के साथ ही साथ आर्मी भी हरकत में आ गई होगी। अभी तक मुझे कोई सिविलियन बस वहां से गुजरती नजर न आई थी। रात गहरी थी। मेरे हिसाब के मुताबिक रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे का अमल होगा। ये हमने पहले से मालूम कर लिया था कि जम्मू से जालिंधर और होशियारपुर की जानिब सारी रात लारियां चलती रहती हैं। सिर्फ रात 12 बजे के बाद 2-1 घंटे का वक्फा पड़ता है और अभी रात के 12 नहीं बजे थे। लेकिन जिस किस्म के खतरनाक हालात पैदा हो गए थे उनको मद्देनजर रखते हुए किसी लारी का जम्मू शहर के अड्डे से निकलना अब मुश्किल था। गड़गड़ाहट की जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं सरकंडों के पास ही बैठ गया। मेरी नजरें आसमान पर थीं। सितारों भरे आसमान पर से शोर मचाता हुआ एक हेलीकॉप्टर गुजर गया। उसका रुख थंडर बेस वाले टीले की तरफ था।
जम्मू शहर में मुझे कोई नहीं जानता था। खतरा सिर्फ ये था कि अगर मिलिट्री पुलिस वाले दूसरे आदमियों के साथ मुझे भी हिरासत में ले लेते हैं तो काम खराब हो सकता था, क्योंकि अब मैं इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर दिल्ली में भारत सरकार का एक जिम्मेदार अफसर था और अगर मैं अपनी शनाख्त जाहिर नहीं भी करता तो इस बात का इम्कान मौजूद था कि किसी मरहले पर उन्हें मेरी हैसियत का इल्म हो जाएगा और हेडक्वार्टर मुझसे पूछ सकता था कि जम्मू में किस मकसद के लिए गया था। जबकि मेरे साबिक चीफ परशुत्तम दास टंडन को मेरे ख्याल के मुताबिक पहले ही मेरी सरगर्मियों पर शक था। उसे ये शक नहीं था कि मैं पाकिस्तान से अपने तौर पर रजाकाराना हैसियत से आया हूँ, जासूस हूँ, बल्कि ये शक था कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय अफसर होने की हैसियत से किसी दूसरे मुल्क के लिए जासूसी कर रहा हूँ। अब अगर मेरे महकमे वालों को पता चल जाता है कि मैं जम्मू था और उसी रात थंडर बेस तबाह हुआ तो मुझ पर किसी गैर मुल्क के लिए जासूसी करने का इल्जाम लग सकता था, क्योंकि मैं दफ्तर से छुट्टी लेकर आराम करने के लिए शिमला गया हुआ था। शिमला के होटल में अब भी मेरा अटैची केस वगैरह पड़ा था। होटल वालों को मैंने ये कहा था कि एक जरूरी काम से मुझे अंबाले जाना पड़ गया है, एक आध हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। इन दिनों के मैं उन्हें एडवांस पैसे भी दे आया था। मैं इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था और सड़क पर इस दौरान में 2 और फौजी जीपें गुजर गईं। हेलीकॉप्टर दूर फजा में कुछ देर चक्कर लगाने के बाद जमीन पर उतर गया था। यहाँ से वापस उधमपुर की बस्ती भी नहीं जा सकता था। वहाँ मेरे लिए कदम कदम पर मौत मुंह खोले हुए खड़ी थी। मुझे इंद्रानी का ख्याल आ रहा था। अगर थंडर बेस से कोई सिपाही जिंदा बच गया तो वो मिलिट्री पुलिस को पूछगिछ के दौरान ये भी बता देगा कि अंबाला छावनी से एक कैप्टन मल्होत्रा वहाँ सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए थे। दूसरी तरफ अंबाला छावनी की इंटेलिजेंस भी अब कैप्टन मल्होत्रा की तलाश में चल पड़ी होगी। उषा को जब पता चला होगा कि जिस थंडर बेस में उसका बॉयफ्रेंड कैप्टन मल्होत्रा सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आया हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, तो अपने महबूब का पता करने जरूर मिलिट्री पुलिस वालों के पास जाएगी और फिर उन्हें ये बताने से भी गुरेज नहीं करेगी कि एक आदमी ने जो इंद्रानी बोर्डिंग हाउस में ठहरा हुआ था मुझे कैप्टन मल्होत्रा से फोन पर बात करवाने का वादा किया था और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा ने उस आदमी यानी मुझसे उषा का तारुफ कैप्टन मल्होत्रा कहकर करवाया था। ऐसी सूरत में मिलिट्री पुलिस जरूर इंद्रानी बोर्डिंग हाउस पर छापा मारेगी और इंद्रानी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दूसरे रोज उषा की लाश दरियाए तवी में तैर रही होगी। लेकिन अगर उषा इंद्रानी के हाथ न आ सकी तो इंद्रानी के पास जहर खाने के सिवा और कोई चारा नहीं था और वो जरूर खुदकुशी कर लेगी। इन हालात का तकाजा यही था कि मैं उधमपुर और जम्मू शहर से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाऊं। मैं सरकंडों में छुपकर सड़क से थोड़ी ही दूर बैठा हुआ था। मुझे जम्मू की तरफ से लारी के इंजन की आवाज सुनाई दी। फिर सड़क पर रोशनी की लकीर सी फैल गई। इंजन की आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये फौजी ट्रक नहीं है बल्कि लारी है। मैंने खुदा का नाम लिया और सरकंडों से निकलकर सड़क के किनारे पर आकर खड़ा हो गया। साफा मैंने देहातियों की तरह अपने सर पर लपेट लिया था। सड़क पर आने वाली गाड़ी की रोशनी फैलती जा रही थी। मेरे दिल में ये धड़का भी लगा हुआ था कि कहीं ये फौजी ट्रक न हो। अगर ये लारी थी तो उसे रोकने के लिए जरूरी था कि मैं सड़क के किनारे पर खड़े होकर उसे हाथ का इशारा करूं। मैंने खुदा पर भरोसा करते हुए सड़क किनारे पर आकर हाथ से इशारा करना शुरू कर दिया। मेरी खुशनसीबी कि ये फौजी ट्रक नहीं बल्कि लारी थी। खुदा जाने सिख ड्राइवर के दिल में क्या आया कि उसने लारी सड़क की एक तरफ रोक दी, वरना आधी रात को ड्राइवर कम ही गाड़ी वीरान जगहों पर रोकते हैं। क्लीनर की आवाज आई, कुदर को जाना आखी। मैंने कोई जवाब न दिया और लारी में घुस गया। लारी ज्यादा भरी हुई नहीं थी मगर जितने मुसाफिर थे जाग रहे थे। इसकी वजह उधमपुर की इंडियन फजाइया की चौकी की तबाही थी। वो सब टीले वाली फौजी चौकी की तबाही की बातें कर रहे थे। उनमें से किसी को ये मालूम नहीं था कि इस टीले के नीचे 8 जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर और इसराइली हवाबाज भी थे। वो टीले वाली चौकी को असलहे का टिप्पू समझ रहे थे जो किसी कश्मीरी मुजाहिद या पाकिस्तानी कमांडो ने उड़ा दिया था। मैं भी उनकी गुफ्तगू में शरीक हो गया। एक हिंदू लाला कह रहा था, महाराज ये सारा काम पाकिस्तानी जासूसों का है, अब तो वो जम्मू तक घुस आए हैं। दूसरा डोगरा हिंदू बोला, हमारी सरकार भंग पीकर सो रही है, कहते हैं टीले में एक एटम बम भी था जो फट गया है। एक सिख ने उसे झाड़ते हुए कहा, ओए एटम बम तेरे बाप ने वहाँ रखा था, एटम बम फटता तो तुम कैसे जम्मू से जिंदा बचकर निकलते। मैंने कहा, महाराज हमारी सरकार को चाहिए कि इन पाकिस्तानी जासूसों को पकड़कर दरियाए तवी के पुल पर फांसी दे। एक और मुसाफिर ने नींद में जमाई लेते हुए कहा, महाराज वो काबू आए तो फांसी भी दे दें, वो तो जंगलों में गायब हो जाते हैं। इस पर सिख ड्राइवर ने एक गाली हवा में उछाली और कहा, बस करो, आगे फौज की चौकी आ रही है, मुझे फौजी भी नजर आ रहे हैं। मैं अपनी जगह पर बैठा बैठा चौंक पड़ा। जिसका डर था वही कुछ होने वाला था। लारी सड़क पर भागी जा रही थी, अब उसकी स्पीड कम होने लगी थी। मैंने ड्राइवर के सामने वाले शीशे में से गर्दन उठा कर देखा। लारी की रोशनी में कोई 100-150 कदम के फासले पर 2 इंडियन फौजी कंधों से स्टेन गन्ने लटकाए हाथ के इशारे से लारी को रोकने के लिए कह रहे थे। मैंने सोचा कि लारी के रुकते ही उतर कर भाग जाऊंगा। ये इस तरह भी फैसला था। मैंने खुद को संभाला और बड़े एतमाद से पिछली सीट पर बैठा रहा। मेरे पास सिगरेट नहीं था
लारी फौजियों के करीब जाकर सड़क के किनारे रुक गई। क्लीनर नीचे उतर गया। उसने फौजियों को सलाम किया और बोला, सर ये लारी अमृतसर जा रही है। फौजियों ने हाथ के इशारे से क्लीनर को एक तरफ हट जाने को कहा और खुद लारी के करीब आ गए। सिख ड्राइवर खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर खामोशी से देख रहा था। सड़क के किनारे छोलदारी लगी थी जिसके बाहर 4 फौजी चौकस खड़े थे। छोलदारी में से एक नौजवान फौजी निकल कर लारी के पास आया। ये कैप्टन या लेफ्टिनेंट था। मुझे उसके कांधे के फूल नजर नहीं आ रहे थे। मैं अपने हवास और जज्बात को पूरी तरह समेटे अपनी सीट पर एक मुसाफिर की तरह बैठा फौजियों को तक रहा था। फौजियों ने तमाम मुसाफिरों को बाहर कतार में खड़ा होने के लिए कहा। सारे मुसाफिर लारी से निकल कर सड़क के किनारे खड़े हो गए। ड्राइवर और क्लीनर भी एक तरफ बगलों में हाथ दिए खड़े थे। नौजवान फौजी अफसर ने एक एक से पूछगिछ शुरू कर दी थी कि वो कौन है, कहां से आया है। फौजी टेंट के बाहर एक बल्ब रोशन था। क्लीनर ने ये कहकर कि लारी अमृतसर जा रही है मेरी मुश्किल हल कर दी थी। पंजाब में सिर्फ अमृतसर एक ऐसा शहर था जिसकी गलियों बाजारों से मैं पूरी तरह वाकिफ था। जब मेरी बारी आई तो मैंने एक गरीब मस्कीन हिंदू की तरह हाथ जोड़कर नौजवान हिंदू फौजी अफसर को नमस्कार किया। उसने कोई जवाब न दिया। वो सुकड़ी हुई नजरों से मुझे घूरते हुए बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, धनी राम महाराज। ये फौजी कैप्टन था। उसके कांधे पर 3 फूल थे। उसने अपने हवालदार को इशारा किया। हवालदार ने दोनों हाथों से मेरे सारे जिस्म को टटोला जैसे ये देखना चाहता हो कि मैंने कोई असलहा तो नहीं छुपा रखा। कहाँ जा रहे हो? मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, अमृतसर महाराज। जम्मू में माता शेरावाली के दर्शन को आया था। हिंदू कैप्टन ने पूछा, अमृतसर में क्या करते हो? मैंने उसी मिस्कीन लहजे में कहा, महाराज जी गुरु बाजार में स्कूल की कॉपियों स्लेटों की दुकान है। गरीब हूँ जी, भगवान की कृपा से 2 बच्चे हैं, पत्नी स्वर्गवासी हो गई है जी। हिंदू कैप्टन ने पूछा कि मैं जम्मू से कॉपियां स्लेटें भी खरीद कर ले जा रहा हूँ। मैंने झट कानों पर हाथ लगाए और कहा, महाराज मैं माता शेरावाली की यात्रा को आया था जी, व्यापार करने नहीं आया महाराज। हिंदू कैप्टन आगे बढ़ गया। अब वो दूसरे सिख मुसाफिरों से पूछगिछ करने लगा। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। पीछे वाकया ही ऐसा भयानक हो गया था कि फौज किसी भी शख्स को पूछगिछ के बगैर आगे जाने नहीं देती थी। बाद में पता चला कि सिर्फ उधमपुर बस्ती में कोई 100 के करीब लोग फौज ने हिरासत में ले लिए थे और उनमें हुकूमत की ऑपोजिशन जमात और कम्युनिस्ट पार्टी के मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। खुदा खुदा करके लारी वहां से रवाना हुई। सिख ड्राइवर ने खुदा जाने किसे गाली देते हुए कहा, अम्बरसर में फिर चेकिंग होगी। मैं तो कल से रात को लारी लेकर नहीं आऊंगा। एक सूखे हुए आम की शक्ल का उधेड़ उमर आदमी खेस कांधे पर रखे मेरे करीब ही बैठा था। मेरी तरफ देखकर बोला, महाराज मेरी दुकान भी गुरु बाजार में है, मगर मैंने आपको वहाँ नहीं देखा कभी। मैंने फौरन उस हिंदू लाले का हाथ दबाते हुए कहा, महाराज असल में मेरी दुकान रामबाग में है, पर आपको तो मालूम ही है कि रामबाग में तवाइफें भी रहती हैं और ये बड़ा बदनाम बाजार है। मैंने सोचा कि फौजियों के आगे रामबाग का नाम लिया तो कहीं मुझे बदमाश समझकर न पकड़ लें। वो हिंदू मुस्कुराने लगा। उसके सामने वाले 2 दांत टूटे हुए थे। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था मगर उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। मैं उसकी तरफ से मोहतात हो गया। फौजी चेक पोस्ट से निकलते ही क्लीनर ने इन मुसाफिरों को टिकट देने शुरू कर दिए जिन्होंने जम्मू लारी अड्डे पर टिकट नहीं लिया था। ये लारी सिर्फ अमृतसर तक जा रही थी। वहाँ से इसे कल सुबह वापस जम्मू आना था। मैंने अमृतसर का टिकट ले लिया। 2 मुसाफिर सिगरेट पी रहे थे मगर उनसे सिगरेट मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने साफा सर से उतार कर अपने जिस्म के गिर्द लपेट लिया क्योंकि रात को ठंड हो गई थी। जब अमृतसर करीब आया तो इस ठंड में कमी हो गई। मैंने साफा दोबारा सर के गिर्द लपेट लिया। मैंने अपने करीब बैठे हुए हिंदू की तरफ 2-1 बार गौर से देखा मगर वो ऊँघ रहा था। लारी अब मुजेठ रोड पर से गुजर रही थी। अमृतसर शहर पर खामोशी तारी थी। लोग गहरी नींद सो रहे थे। सड़क पर दोनों जानिब बत्तियां रोशन थीं। कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता। रेलवे पुल पर से गुजर कर लारी सीढ़ियों वाले रेलवे पुल के सामने पुरानी सराय वाले लारी अड्डे में आकर रुक गई। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ लारी से बाहर निकल आया। सिगरेटों वाला खोखा खुला था। एक बूढ़ा हिंदू लालटेन जलाए बैठा था। मैंने उससे कैप्स्टन के सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। एक सिगरेट सुलगा कर लंबा कश लगाया। इतने में वही हिंदू लाला जो मेरी सीट के साथ बैठा हुआ था करीब आकर बोला, महाराज गुरु बाजार जाएंगे या रामबाग? वो टूटे हुए दांतों की नुमाइश करते हुए हंस रहा था। मैंने कहा, रामबाग अपने घर जाऊंगा। फिर आंख मार कर उसे कहा, महाराज वो तो मैंने गुरु बाजार का नाम लेकर अपनी जान बचाई थी, क्या करता महाराज। अच्छा राम राम। मैंने हाथ जोड़कर उस मक्कार हिंदू से इजाजत ली और सिगरेट के कश लगाता हुआ रामबाग की तरफ चल पड़ा। लारी अड्डे पर कोई फौजी नजर नहीं आया मगर 2-1 आदमी इधर उधर जरूर मंडला रहे थे। जाहिर है ये खुफिया पुलिस के आदमी ही हो सकते थे। रामबाग वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था और मैं रामबाग के इलाके की एक एक गली से वाकिफ था। मैंने अपनी कमांडो जिंदगी का आगाज रामबाग के इलाके से ही किया था जहाँ मैं एक स्मगलर साथी के पास आकर ठहरा था। रात के 2 बजे का अमल होगा। अमृतसर शहर की सड़कें सुनसान पड़ी थी। कभी कभी दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ जाती। मैं हॉल बाजार वाले फवारे के करीब आया तो यूं ही मुड़ कर देखा। एक बार तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। वही हिंदू लाला जिसको मेरी बात का यकीन नहीं आया था एक
चद्दर पोश सदरी वाले आदमी की तरफ झुककर उसे कुछ कह रहा था। वो सदरी वाला आदमी मुझे जाते हुए तक रहा था। ये आदमी खुफिया पुलिस के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। इसका सबूत मुझे उस वक्त मिल गया जब मैंने पर्ल सिनेमा के करीब से गुजरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो सदरी वाला मेरे पीछे पीछे चला रहा था। मैं इस हकीकत से वाकिफ था कि खुफिया पुलिस को जो आदमी रात के वक्त लारी अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर ड्यूटी पर होते हैं उनके पास पिस्तौल जरूर होते हैं। मैं निहत्ता था, लेकिन कमांडो निहत्ता भी हो तो इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। हाँ, कोई अनजाने में या पीछे से फायर न कर दे। चुनाचे मैंने देखा कि हिंदू लाले ने मेरी मुखबरी कर दी है और अमृतसर खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लग गया है। मैं मोहतात हो गया। खुफिया पुलिस का आदमी एक बार पीछे लग जाए तो उससे पीछा छुड़ाना एक आम आदमी के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इन लोगों से एक कमांडो ही निपट सकता है। उस हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने अब ये किया कि बाजार में रोशनी का कोई खंबा आता तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो जाता। वो मुझ पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे ताक़ुब में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। ये बात मुझ पर वाज़ेह नहीं थी कि ये आदमी पंजाब पुलिस की खुफिया का है या मिलिट्री इंटेलिजेंस का है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी दस्त बदस्त लड़ाई में भी किसी कमांडो से कम नहीं होते, बल्कि उन्हें इसकी थोड़ी सी तरबियत भी दी जाती है। मैं पर्ल टॉकीज से दाएं जानिब गंदे नाले के साथ साथ चलने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ आगे रामबाग का थाना था जिससे मैं हर हालत में बचना चाहता था। गंदा नाला, जिसे अमृतसर लोग डंडे शाह कहते थे, पर्ल टॉकीज के पीछे से होकर गुजरता था और शरीफपुरे की तरफ जाने वाली सड़क पर जा निकलता था। गंदे नाले के किनारे किनारे चलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। खुफिया पुलिस का आदमी मुझे कहीं नजर न आया। वो अगरचे मुझे नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे यकीन था कि वो मेरे ताक़ुब में ही है। डंडे शाह का तकिया जब मुसलमान जहाँ होते थे तो बड़ा आबाद था, मगर अब वो वीरान हो गया था। मेरी बाएं जानिब डंडे शाह की आबादी के मकानों के पिछवाड़े शुरू हो गए। गंदे नाले की वजह से लोगों ने इस तरफ मकानों की खिड़कियां और दरवाजे वगैरह नहीं रखे थे। सिर्फ 2-4 मकानों के बाद एक छोटी सी गली आ जाती थी। पहले मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इन गलियों में किसी अंधेरी गली में घुसकर नूर मस्जिद की तरफ से होता हुआ हुसैनपुरे की तरफ निकल जाऊं। फिर कुछ सोचकर नाले के किनारे किनारे ही चलता गया। अब मेरे सामने वो सड़क थी जिसके नीचे से नाला गुजरकर बुर्ज फूला सिंह की तरफ चला जाता था। इस सड़क पर बिजली के खंभे रोशन थे, मगर बल्बों की रोशनी ज्यादा नहीं थी। उस सड़क के बाएं जानिब कंपनी बाग वाला रेलवे फाटक था और दाएं जानिब थोड़ी दूर रामबाग का थाना था। सड़क पर आते ही कुदरती तौर पर मैंने रेलवे फाटक की तरफ मुंह कर लिया। रात के 2 बजे सड़क भाएं भाएं कर रही थी। मैंने साफा सर से उतार कर अपने गले में डाल लिया। मुझे बराबर ये अंदेशा लगा था कि खुफिया पुलिस का आदमी मेरा पीछा कर रहा है। जो ही मैं एक बंद दुकान के करीब पहुंचा तो एक जानिब से वही सदरी पोश CID वाला अचानक निकल कर मेरे सामने आ गया। उसने मुझे हाथ से रुकने का इशारा किया और पूछा, महाराज इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा कि यहाँ एक रिवायती डरपोक हिंदू लाले की अदाकारी ही मेरी जान बचा सकती है। फौरन हाथ जोड़े और आजिज़ी से कहा, महाराज जम्मू वाली लारी से उतरा हूँ, सिंहपुरे अपने घर जा रहा हूँ। मुसलमानों के चले जाने के बाद सिखों ने शरीफपुरे की हुसैनपुरे वाली आबादी का नाम सिंहपुरा रख दिया था और ये आबादी रेलवे फाटक के साथ ही शुरू हो जाती थी। मौका महल के एतबार से मैंने बिल्कुल सही जगह बताई थी, मगर लारी वाले हिंदू ने मुखबरी कर दी थी कि मैंने फौजियों के आगे झूठ बोला था कि मैं गुरु बाजार में रहता हूँ। ऐसी सूरत हाल में जबकि जम्मू में फौजी असलहा के डिब्बों में तबाही मची हो, कोई भी CID वाला मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। जाहिर था कि अमृतसर पुलिस को जम्मू फौजी डिब्बों की तबाही की इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए आधी रात को अमृतसर के वीरान लारी अड्डे पर खुफिया का आदमी मौजूद था। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से हिलाया और गाली देकर कहा, सच बताओ तुम जम्मू किससे मिलने गए थे? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं और ज्यादा आजिज़ी से गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं तो जम्मू शेरा वाली माता के दर्शन करने गया था और 2 दिन वहीं देवी के स्थान पर गुजारे थे। महाराज मैं तो वहाँ किसी को जानता भी नहीं। अब उसने लपक कर मेरे साफे को दोनों हाथों से बल देने शुरू कर दिए। साफे से मेरी गर्दन को घोटना शुरू कर दिया। मैंने गर्दन पर से साफे को पकड़ लिया और तकरीबन रोते हुए कहा, महाराज मुझे कुछ मालूम नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, महाराज मुझ पर दया करें, मेरे पास 200 रुपए हैं वो ले लें, महाराज मुझे छोड़ दें, मैं निर्दोष हूँ। उसने साफे को और जोर से मरोड़ा। मेरी रगें फूलने लगी। चल थाने चल मेरे साथ, वहाँ जाकर तेरा बाप भी सब कुछ बता देगा। अब मैंने कमांडो एक्शन का फैसला कर लिया, क्योंकि इस खुफिया आदमी की हरकत से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी नहीं है। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे रहम की भीख भी मांग रहा था और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पीछे भी हटता जा रहा था, क्योंकि वहाँ से चंद कदम पीछे अंधेरा था और मैंने वारदात के लिए उसी जगह को मुंतखब किया था। मैं उसकी निस्बत ज्यादा चाको चौबंद और जवान था। साफा मेरी गर्दन में था। वो दोनों हाथों से साफे को बल देते हुए मुझे
अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए गालियां भी देता जा रहा था। सिर्फ चंद कदम पीछे हटने की बात थी। जो ही वो अंधेरे में आया, मैंने उछलकर पूरी ताकत से अपनी सीधी लात उसकी नाफ के नीचे मारी। मेरा ये हरबा इतना कारगर साबित हुआ कि उसके हाथ से साफा छूट गया और वो अपने पेट को पकड़कर दोहरा हो गया। उसे इस कदर शदीद दर्द होने लगा था कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर से अपना हाथ उसकी गर्दन पर मारा। वो जमीन पर गिर गया। अब वो मेरे रहमो करम पर था। बहुत जल्द ही मैंने उससे निजात हासिल कर ली। उसका कोई सांस बाकी था, लेकिन राउंड पर अगर कोई पुलिस का आदमी उधर आ जाता तो उसी वक्त पुलिस मेरी तलाश में अमृतसर के गली कूचों में निकल आती और मुझे हर हालत में उस शहर के कुर्बो जवार में रात गुजारनी थी। गंदे नाले का पुल 2 कदम के फासले पर था। मैं नीम मुर्दा लाश को घसीट कर नाले के पुल के किनारे पर ले आया और फिर उसे गंदे नाले में लुढ़का दिया। वो गंदे नाले में औंधा होकर तैरने लगा। मैंने उसे खंबे की रोशनी में नीचे ही नीचे डूबते देखा तो वहां से भागकर गिरजा घर की तरफ हो गया। गिरजा घर के पीछे से निकला और शरीफपुरे वाली सड़क पर आ गया। सामने हाथी ग्राउंड थी जहां अब पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने मकान बना लिए थे। जहां कई मकानों के बाहर गायें बंधी थी। एक मकान में बंधा हुआ कुत्ता मेरी बू सूंघकर जोर से भौंका। मैंने उसकी कोई परवाह न की और सड़क की दीवार के साथ साथ चलकर शरीफपुरे के सामने से गुजरती जीटी रोड पर आ गया। अब मशरकी आसमान पर पौ फटने के आसार नमूदार होने लगे थे। जीटी रोड पर आकर मैंने जालिंधर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जालिंधर अमृतसर से 40 मील दूर है और अमृतसर से मुंह अंधेरे जालिंधर से लारियां चलने लगती हैं। मगर मैं किसी और लारी पर सफर करने का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। मैं किसी ऐसे ट्रक के इंतजार में था जो अमृतसर से माल लेकर जालिंधर या उससे आगे अंबाला लुधियाना की तरफ जा रहा हो। अमृतसर के व्यापारी अपना माल अक्सर ट्रकों पर ही जालिंधर, लुधियाना, अंबाला और दिल्ली तक भेजते हैं और ये ट्रक आम तौर पर रात भर चलते रहते हैं। जो माल जालिंधर जाना होता है वो आम तौर पर मुंह अंधेरे ले जाया जाता है। ये छोटी छोटी मगर एक कमांडो के लिए बड़ी जरूरी मालूमात मैंने शुरू से ही हासिल कर रखी थी। मैं सड़क के बाएं जानिब चल रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे देख लेता कि कोई माल से लदा हुआ ट्रक तो नहीं आ रहा। मैं चलते चलते शरीफपुरे की आबादी से आगे निकल आया। तकसीम के बाद अमृतसर के इस इलाके में आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी थी। जहाँ ज्यादातर सिखों ने मकान बनाए थे। आगे मकबूलपुर आ गया जहाँ हिंदुओं की आबादी भी थी। उसके आगे बिजली घर वाली नहर थी। मैं अभी मकबूलपुरे से दूर ही था कि पीछे से सड़क पर किसी गाड़ी की तेज रोशनी पड़ी। मैं रुक गया। दूर से एक ट्रक की घूं घूं करती आवाज आ रही थी। आवाज से जाहिर था कि ट्रक में काफी माल लदा हुआ है। मुश्किल ये थी कि ड्राइवर अमृतसर से निकलते ही ट्रक खड़ा करने के मूड में नहीं होते। फिर भी मैंने अल्लाह के आसरे पर हाथ दे दिया। ट्रक शोर मचाता गर्द उड़ाता मेरे सामने से गुजर गया। वो रुका नहीं था। मुझे खतरा सा अपने आसपास मंडलाता महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि मैं उस इलाके से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था, लेकिन पीछे से कोई ट्रक नहीं आ रहा था। रात की तारीकी में से दिन की रोशनी झलकने लगी थी। दूर किसी मंदिर से घंटियां बजने की और भजन गाने की मध्यम आवाज आ रही थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग भी नजर आने शुरू हो गए थे। आखिर सितंबर का मौसम था। सुबह के वक्त फजा में खुनगी थी। मैं मकबूलपुरे से भी आगे निकल गया। यहाँ सिखों के एक गुरुद्वारे में गुरबानी का पाठ हो रहा था। सिख श्रद्धालु और औरतें गुरुद्वारे की तरफ चली जा रही थी। मैं सड़क के किनारे टालियों के दरख्त के नीचे खामोशी से चला जा रहा था। सड़क पर से इस ख्याल से नीचे उतर कर कच्चे में आ गया था कि मुझे छते हुए कुएं के पास 2 पुलिस वाले एक बेंच पर बैठे हुए नजर आए। वो सड़क की दूसरी जानिब थे। रामबाग थाने वालों को अपने खुफिया पुलिस वाले हिंदू की गंदे नाले से लाश नहीं मिली थी, वरना ये सिख कांस्टेबल आराम से बेंच पर न बैठे होते। लाश मिलने से पहले पहले मैं चाहता था कि कम से कम जालिंधर पहुंच जाऊं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।